चैप्टर 3 लिखो। लिबरलाइजेशन, इंडियन इको का, इंडियन इको का लिखो चैप्टर 3। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, एलपीजी पॉलिसी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये लेंदी चैप्टर भी है थोड़ा। तो 1991 में क्या हुआ था, एलपीजी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। 1991 में आ सकता है एमसीक्यू में। एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था 1991 में। अब क्यों किया था, इसके कुछ रीजंस थे कि 1991 से पहले, जैसे कि पब्लिक सेक्टर था ना, उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, खराब थी। तो लिखो रीजंस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ, रीजंस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीजी पॉलिसी। ये जो एलपीजी पॉलिसी लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, 1991 में लेके आए थे। और इसको क्यों लाना पड़ा था 1991 में, वो रीजन। तो सबसे पहला रीजन आएगा पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। 1991 से पहले मतलब आजाद होने के बाद, 1947 के बाद, लेकिन 1991 से पहले जो पब्लिक सेक्टर था ना, उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, बहुत पुअर थी। मतलब पब्लिक सेक्टर को क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। हमारे दो सेक्टर्स होते हैं बेसिकली, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स। तो पब्लिक सेक्टर को क्या हो रहा था, पब्लिक सेक्टर कंपनीज को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, इसीलिए रिफॉर्म लाए, जिसे हम कहते हैं एलपीजी पॉलिसी। तो लिखो टिल 1991 पब्लिक सेक्टर हैज incurred huge losses, due to which government recognized the need for necessary reforms, necessary reforms in 1991 एलपीजी पॉलिसी। तो पहला रीजन था एलपीजी पॉलिसी को लाने का, पुअर परफॉर्मेंस किसकी थी, पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर को क्या हो रहा था, ह्यूज लॉसेस हो रहे थे। देखो 1947 से पहले तक तो ब्रिटिशर्स का रूल था, कॉलोनियल रूल। 1947 से 1991 तक इंडिया इंडिपेंडेंट तो था, लेकिन इंडिया में कंडीशन फिर भी क्या थी, बहुत अच्छी कंडीशन नहीं थी, जिसके लिए कुछ रिफॉर्म्स लेके आए थे। 1991 तक कौन कौन से रिफॉर्म लाए थे, एक तो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए थे, एक क्या लाए थे, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म में दो चीजें आई थी, एक आया था लैंड सीलिंग, और एक हमारा आया था अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। यही हुआ था। अब हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में 1991 से, ये 1991 तक हुआ था। अब हम कहाँ पे खड़े हैं इस चैप्टर में, 1991, मतलब 1991 और उसके बाद के लिए क्या क्या किया गया। तो कंफ्यूज मत हो जाना। पहला चैप्टर है कॉलोनियल रूल का 1947 से पहले, दूसरा चैप्टर है 1947 से 1991 तक, 1990 तक कह लो। और तीसरा चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 1991। तो पेपर में उल्टा पुल्टा मत लिखे ना, ध्यान रखना। एलपीजी पॉलिसी 1991 में आई थी। सेकेंड रीजन है एलपीजी पॉलिसी क्यों आई थी, ड्यू टू डेफिशिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ड्यू टू डेफिशिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो अगर हमारे इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, हम देश में इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और देश से एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हमें फायदा है कि नुकसान है, नुकसान है, लॉस हो रहा है हमारा। और उस लॉस को हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं डेफिशिट। क्या कहते हैं, डेफिशिट। अब देखो यहाँ भी कंफ्यूज मत हो जाना। 1947 के बाद 1991 तक हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी लाए थे, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी लाए थे, जिसमें हमने क्या दो चीजें लगाई थी, एक टैरिफ और एक कोटा। ये किस लिए लगाया था, कि इंपोर्ट कम हो जाए, इंपोर्ट क्या हो जाए, कम, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए। लेकिन ये रिफॉर्म लाने के बाद भी 1991 में इंपोर्ट्स अभी भी क्या थे, ज्यादा हो रहे थे, अभी भी इंपोर्ट ज्यादा हो रहे थे एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। तो लिखो इवन आफ्टर imposing tariffs and quota
जो हमने पढ़ा था इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी में। तो इवन आफ्टर इम्पोजिंग टैरिफ एंड कोटा देयर वाज a sharp increase there was a sharp increase in import सब्सटीट्यूशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करी थी जब 1947 के बाद, उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता था एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, विच या फिर लिखो इट रिजल्टेड इन डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब डेफिसिट के ऊपर स्टार लगा देना। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? हाँ, जब इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट। तो 1991 में रिफॉर्म लाए थे एलपीजी पॉलिसी। पहला रीजन क्या था? कि पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस पुअर थी। दूसरा रीजन क्या था? बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट था। तीसरा रीजन था हमारा इन्फ्लेशनरी प्रेशर। थर्ड रीजन था इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। जब प्राइस इंक्रीज होता है उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इसीलिए क्या लाना पड़ा? एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। तो लिखो देयर वॉज अ कांस्टेंट राइज या इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी which resulted in the need for एलपीजी पॉलिसी। तो थर्ड रीजन है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। फोर्थ रीजन था फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जैसे इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, तो एक्सपोर्ट करने के बदले इंडिया के पास अगर यूएसए को किया, तो इंडिया एक्सपोर्ट के बदले डॉलर मिलेगा इंडिया को। लेकिन अगर इंडिया इंपोर्ट कर रहा है यूएसए से, एक्सपोर्ट की जगह क्या कर रहा है? इंपोर्ट, तो इंडिया का रुपीज कहाँ पे जाएगा? यूएसए में जाएगा। अब था क्या? एक्सपोर्ट कम था, इंपोर्ट ज्यादा था। इसका मतलब इंडिया का रुपीस ज्यादा जा रहा था और डॉलर वहां से यूएसए से कम आ रहा था। तो इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, मतलब जो फॉरेन करेंसी है, वो क्या होती जा रही थी? कम होती जा रही थी। तो लिखो इन 1991 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स fell down to its lowest level and it led to financial crisis in the country. Financial crisis in the country. लास्ट रीजन है, फिफ्थ रीजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीजी पॉलिसी, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। अब इसमें क्या हुआ था? जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है ना, वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा था। मतलब गवर्नमेंट को खर्चा ज्यादा करना पड़ रहा था और गवर्नमेंट की कमाई क्या हो रही थी? कम हो रही थी 1991 तक। तो गवर्नमेंट को जब किसी के खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है, तो उसको लोन लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को आरबीआई से क्या करना पड़ता था? लोन लेना पड़ता था। और इस वजह से डेट का बर्डन क्या हो गया था? लोन का बर्डन बढ़ गया था। तो लिखो द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट was much higher than its revenue. Expenditure of government was much higher than its revenue. Due to this, government borrowed money
फ्रॉम बैंक्स एंड इट रिजल्टेड इन ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, जिस वजह से एलपीजी पॉलिसी हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। तो अगर पेपर में आ जाए कि 1991 में जो रिफॉर्म आए थे वो कौन से रिफॉर्म थे, तो एलपीजी रिफॉर्म थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। किस वजह से आया था? पुअर परफॉर्मेंस थी पब्लिक सेक्टर की, लॉसेस थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या था, डेफिसिट था, इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स थे, प्राइसेस बहुत हाई थे। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया का कम हो रहा था क्योंकि एक्सपोर्ट कम था और इंडिया से इंपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा करता था इंडिया। और ह्यूज बर्डन किस चीज का था? डेट का था, क्योंकि गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा थे, गवर्नमेंट की कमाई कम थी। अब देखो, ये जो एलपीजी पॉलिसी है ना, इसे हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसे हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और ये हमारी इंट्रोड्यूस हुई थी, एमसीक्यू में आ सकता है, जुलाई 1991 में। कब आई थी? जुलाई 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सबसे पहले एलपीजी, सबसे पहले इसमें आया था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर पे ना पहले बहुत सी रिस्ट्रिक्शन थी। सपोज करो कोई प्राइवेट सेक्टर है और वो ग्रो करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए कोई नई ब्रांच खोलना चाह रहा है, या प्राइवेट सेक्टर कोई नई इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स कोई नई इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, लाइसेंस लेना पड़ता था, बहुत सारे नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता था। तो उनकी एंट्री पे, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री पे जो रिस्ट्रिक्शन थी, उसको लिबरलाइजेशन के थ्रू क्या कर दिया था? रिमूव कर दिया था। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि फ्रीडम प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? फ्रीडम। तो लिखो, इट मीन्स रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस। रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री पे या प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ पे रिस्ट्रिक्शन थी, उसको क्या कर देना? रिमूव कर देना। दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। अंडर दिस, business is given free hand. Business is given free hand to run on commercial basis. To run on commercial basis. बिजनेसेस को, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को क्या किया? फ्री हैंड दे दिया कि तुम अब फ्री हो, कॉमर्शियल बेसिस पे बिजनेस करना चाहो तो आराम से कर सकते हो, कोई भी एंट्री या ग्रोथ में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखो, लिखो रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर कौन कौन से रिफॉर्म्स है? तो इसमें लिखो, सबसे पहले आया इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। पहला रिफॉर्म किस चीज के अंदर लेके आए? इंडस्ट्रीज के अंदर चेंजेस लेके आए, रिफॉर्म लेके आए, जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। दूसरा आया फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। लिबरलाइजेशन में दूसरा रिफॉर्म चेंज लेके आए किसमें? फाइनेंशियल सेक्टर में। फाइनेंशियल सेक्टर के बाद थर्ड ये लेके आए टैक्स रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का मतलब फाइनेंशियल सेक्टर कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। तो आरबीआई के रिफॉर्म, मतलब आरबीआई के लिए रिफॉर्म्स लेके आए कुछ चेंजेस। फिर टैक्स रिफॉर्म। टैक्स दो तरह के होते हैं, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी। तो टैक्स के अंदर कुछ चेंजेस लेके आए, अभी पढ़ेंगे इन सबको। रिफॉर्म का मतलब चेंजेस। फिर लेके आए फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, क्योंकि अभी हमने देखा था फॉरेन एक्सचेंज इंडिया का बहुत कम हो गया था।
तो इसीलिए लेके आए थे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। और एक लास्ट और लेके आए थे, फिफ्थ। फिफ्थ आया था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। तो लिबरलाइजेशन में 5 तरह के रिफॉर्म्स आए थे, जिसको अगर याद करना हो तो कैसे करोगे? एफ एफ आई टी टी। FFITT। एफ से क्या बना? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। दूसरे एफ से क्या बना? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। आई आई से क्या बना? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। टी से क्या बना? पहले टी से टैक्स रिफॉर्म, और दूसरे टी से हमारा बना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। तो ध्यान रखना, लिबरलाइजेशन में FFITT लेके आए थे 5 तरह के रिफॉर्म्स। अब सबसे पहले इसमें लिखो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रीज के लिए क्या क्या चेंजेस लेके आए थे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में? इसमें गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑन 24 जून 1991। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन से रिफॉर्म के लिए आया था? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। कब आया था? 24 जून 1991, 24 जून 1991। इसके अंदर क्या क्या हुआ था? इसके अंदर हुआ था रिडक्शन इन, सबसे पहले रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब जिन लोगों को भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है ना, पहले बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को लाइसेंस लेने की जरूरत होती थी। ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की जरूरत होती थी, लाइसेंस की। अब इन्होंने 1991 में गवर्नमेंट ने क्या कहा कि कोई भी इंडस्ट्री को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, एक्सेप्ट 5 इंडस्ट्रीज। सिर्फ 5 इंडस्ट्री को छोड़ के बाकी सभी इंडस्ट्रीज पे से ये जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी उसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो लिखो इसमें, दिस न्यू पॉलिसी अबॉलिश्ड। अबॉलिश का मतलब क्या होता है? रिमूव। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स। ऑल द प्रोजेक्ट, सबके ऊपर से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हटा दी, एक्सेप्ट 5 इंडस्ट्रीज। एक्सेप्ट 5 इंडस्ट्रीज विच आर, MCQ में आता है कितनी इंडस्ट्रीज पे 1991 के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में जो रिफॉर्म आया था, कितनी इंडस्ट्रीज पे गवर्नमेंट ने अभी भी लाइसेंसिंग लगा रखी है, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है? तो 5 इंडस्ट्री। बाकी सबके ऊपर से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया? अबॉलिश या रिमूव कर दिया। अब ये 5 इंडस्ट्री कौन कौन सी है? सबसे पहले लिखो, डिस्टिलेशन एंड, डिस्टिलेशन कर दो, डिस्टिलेशन ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स। किसी को भी अगर अल्कोहल की इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरा, सिगार्स एंड सिगरेट। सिगार्स एंड सिगरेट्स ऑफ टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्सटीट्यूट। जितनी भी चीजें टोबैको से बन रही है, जैसे सिगरेट हो गई, सिगार हो गई, उन सबको अभी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी। उनके ऊपर से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट को नहीं हटाया। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो टोबैको का सब्सटीट्यूट है, जैसे आजकल वेप चल गया, तो वो भी क्या है? टोबैको का सब्सटीट्यूट। उसके ऊपर भी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रही है। वो भी उन 5 इंडस्ट्री में आता है जिसको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। बाकी सबके ऊपर से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट को हटा दिया। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट।
ये तो अभी 2025 में हमने रिसेंट में देखा, इंडिया का पाकिस्तान से वॉर हुआ था, तो एयर स्पेस की और डिफेंस इक्विपमेंट की बहुत जरूरत पड़ी थी। रशिया का डिफेंस सिस्टम इंडिया को जो बचाया जिसने, वो डिफेंस सिस्टम ही तो था। तो किसी को भी एरोस्पेस मतलब जो फाइटर जेट्स होते हैं, जैसे रफाल वगैरह हो गया, इनको अगर मैन्युफैक्चर करना है, क्या डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट क्या होते हैं, जैसे कि बॉम्ब वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अभी भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है फोर्थ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, अब कोई एटम बम वगैरह एक्सप्लोजिव्स बना रहा है, तो उसको भी लाइसेंस की जरूरत है। उसके ऊपर से लाइसेंस को अबॉलिश नहीं किया। एमसीक्यू के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ आता है स्पेसिफाइड हैजार्डियस केमिकल्स। हैजार्डियस केमिकल्स क्या है, जैसे कि एसिड वगैरह बना रही है कोई इंडस्ट्री, तो उसको भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे पहले क्या किया था इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में, रिडक्शन किया था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, मतलब इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन 5 इंडस्ट्री को अभी भी जरूरत है लाइसेंस की, अगर इंडस्ट्री सेटअप करनी है। 5 तरह के कौन से बिजनेस, अल्कोहलिक ड्रिंक का, सिगार सिगरेट का, एरोस्पेस और डिफेंस इक्विपमेंट का, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव का, और हैजार्डियस केमिकल का, क्योंकि सारे के सारे कहीं ना कहीं डेंजरस बिजनेस है ना, इसीलिए इसमें अभी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। बाकी सब पे से लाइसेंस क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट को रिमूव कर दिया। अब लिखो इसी में, नो लाइसेंस वर नीडेड except for above 5 industries. No license were needed except for above 5 industries from 1991. A point, to set up new unit. पहले किसी को नई इंडस्ट्री लगानी थी तो लाइसेंस लेना पड़ता था, अब नहीं लेना पड़ेगा 5 इंडस्ट्री को छोड़ के। या फिर टू एक्सपेंड एग्जिस्टिंग यूनिट, पहले क्या होता था, अगर किसी को ऑलरेडी सेटअप यूनिट है लेकिन उसको एक्सपेंड करना है, मतलब कोई और ब्रांच वगैरह ओपन करनी है, तब भी लाइसेंस चाहिए होता था। अब ये 5 इंडस्ट्री को छोड़ के कोई भी इंडस्ट्री पे लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे सेटअप करना हो चाहे क्या करना हो इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना हो।